हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जीपी दायमा है। मैं गवर्नमेंट शाकंभर पीजी कॉलेज सामरलेक में बॉटनी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज मैं आपको सीड जर्मिनेशन के बारे में अपना लेक्चर देने जा रहा हूँ। बीज जो है एंजियोस्पर्म पाथवे के महत्वपूर्ण डिस्पर्सल स्ट्रक्चर है जो पादप की एक विस्तृत अवस्था के बाद में भ्रूण जलवायु की प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों को सहने में मदद करती है। अनेक एक वर्षीय और जो पेरेनियल जो प्लांट्स हैं उनमें बीज की पादप चिरकालिकता एवं परिवर्धन का एकमात्र साधन है। बीजों में डॉर्मेंसी एक प्रकार का पारिस्थितिक अनुकूलन है जिससे भ्रूण जो है उपयुक्त परिस्थितियों में वृद्धि कर अंकुर के रूप में बाहर आता है। अब मैं सीड जर्मिनेशन से पहले आपको सीड की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। बीज पादप का लघुकृत रूप होता है। सामान्यतः बीज में सीड कोट और एम्ब्रियो होते हैं। द्विबीजपत्री भ्रूण में एक रेडिकल और एक प्लीमूल एवं दो बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री बीज मूलांकुर मूलांकुर चोल कोलरेजा और से एवं प्रांकुर प्रांकुर चोल से ढके रहते हैं तथा इसमें एक पार्श्वीय बीजपत्र होता है। इसके अतिरिक्त अनेक बीजों में एंडोस्पर्म कभी कभी परिभ्रूणपोष भी पाया जाता है। ये भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। अनेक बीजों में भ्रूणपोष के स्थान पर बीजपत्र ही भोजन संग्रह करते हैं तथा काफी बड़े होते हैं। बीज में उपापचय क्रिया अत्यधिक धीमी होती है तथा भ्रूण जो है शांत और निष्क्रिय होता है। सीड लॉन्गेविटी एंड वायबिलिटी, बीज कितने समय तक के लिए जननक्षम रह सकते हैं, वह समय या काल बीज का आयुकाल कहलाता है। सामान्यतः जिसमें प्रसुप्ति काल नहीं होता अथवा कम होता है उन बीजों का आयुकाल भी कम होता है। विभिन्न पादपों के बीज विभिन्न काल तक जो है वायबल रहते हैं, जो विभिन्न कारकों यथा स्पीसीज एवं बीज की प्रकृति संग्रहण की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अधिकांश पादपों में प्रसुप्ति काल कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक होता है। लिली कुल के सदस्य प्याज लहसुन इत्यादि के बीज 2 से 3 माह तक ही जननक्षम रह पाते हैं। वहीं कुकुरबिटेसी कुकुरबिटेसी कुल के सदस्यों के बीज की जननक्षमता अनेक वर्षों तक बनी रहती है। अनेक मैंग्रोव पादपों में प्रसूति काल नहीं होता, वे उसी समय पादप पर ही अंकुरित हो जाते हैं। यह स्थिति जो है विविपेरी कहलाती है। उदाहरण के लिए राइजोफोरा। इसके विपरीत उत्तर पूर्वी चीन के गांव में पवित्र कमल पुष्प का बीज लगभग जो है 0.5 से 2.8 मीटर गहरी मिट्टी में वर्षों तक दबा पड़ा रहा, जिसमें लगभग 1228 वर्षों के बाद अंकुरण हुआ। इसी प्रकार आर्कटिक टुंड्रा में लुपिन के बीज जो वर्षों से बर्फ में दबे पड़े थे, उनमें बीजों में अंकुरण की खबर पर इन बीजों की उम्र की जांच की गई, जो कि नई तकनीक से लगभग जो है 10,000 वर्ष तक की आंकी गई। ऐसे बीज जो शुष्कन या हिमकाली ताप पर रखने से जननक्षम नहीं रहते, जो है रिकैल्सिट्रांट सीड कहलाते हैं, जैसे रबड़, चाय, कटहल, नारियल इत्यादि के बीज। इन्हें कुछ समय के लिए ही स्टोर किया जा सकता है। इस दौरान इन्हें ऑक्सीजन युक्त आर्द्र वातावरण में रखा जाता है। अधिकांश बीजों पर शुष्कन एवं हिमकालिक ताप पर रखने का विशेष प्रभाव नहीं होता तथा वे जननक्षम बने रहते हैं। ऐसे बीज परंपरागत बीज कहलाते हैं। इनमें जल मात्रा बहुत कम इसमें होती है। बीजों की जन्म क्षमता दो प्रकार से ज्ञात की जाती है। पहला है इसमें 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के द्वारा तथा दूसरा है अंकुरण परीक्षण के द्वारा। टीटीसी द्वारा परीक्षण हम कैसे करते हैं? टीटीसी द्वारा जनन क्षमता ज्ञात करने के लिए आसुत जल में 18 से 20 घंटे भिगे हुए बीजों में से बीज चोल को हटाकर उन्हें 1% टीटीसी विलयन में 3 से 4 घंटे डुबोकर अंधेरे में रखा जाता है। भीगे जननक्षम बीजों में उपस्थित एंजाइम जो है डिहाइड्रोजनेज की सक्रियता से मोचित हाइड्रोजन टीटीसी से अभिक्रिया कर लाल रंग का स्थायी पदार्थ ट्राइफिनाइल फॉर्मेजोन बनाती है। बीज पत्र एवं भ्रूण में लाल रंग की उपस्थिति बीज की जनन क्षमता दर्शाती है। दूसरा है जर्मिनेशन टेस्ट। जनन क्षमता
अंकुरण प्रतिशत के द्वारा निरूपित की जाती है। इसके लिए अंकुरण शीघ्रता से होना चाहिए तथा नवोद्भिद की वृद्धि प्रबल विग्रस होनी चाहिए। अंकुरण का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि प्रारंभ में अंकुरण कम होता है, किंतु कुछ समय बाद अंकुरित बीजों की संख्या बढ़ जाती है तथा बाद में अंकुरित बीजों की संख्या तेजी से नहीं बढ़ती। अंकुरण प्रतिशत के लिए किसी निश्चित दिन पर उस दिन का अंकुरण प्रतिशत निकाला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा सीड जर्मिनेशन। सुप्त अवस्था के पश्चात भ्रूण के द्वारा पुनः सक्रिय वृद्धि कर बीज चोल को भेद कर नवोद्भिद के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो सीड जर्मिनेशन कहलाती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एपीजियल और हाइपोजियल। बीजाणु के लिए जो आवश्यकताएं होती है, प्रीरिक्विजिट्स फॉर सीड जर्मिनेशन, बीजाणु के लिए जो है निम्न तीन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। पहला, बीज वाइबल होना चाहिए, यानी भ्रूण जो है जीवित हो तथा अंकुर बना सके। दूसरा है, बीज की आंतरिक स्थिति अंकुरण के लिए अनुकूल होनी चाहिए, अर्थात बीजों के प्रकीर्णन के समय अथवा उसके बाद अंकुरण के लिए उपस्थित अवरोध समाप्त हो जाने चाहिए। इस प्रकार से शुष्क अवस्था समाप्त हो जानी चाहिए। तीसरा है, बीज को जो है उचित पर्यावरण मिल सकना चाहिए। फैक्टर्स एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। बीज अंकुरण के लिए उचित पर्यावरण से तात्पर्य है कि अंकुरण के लिए आवश्यक जल, हवा व तापमान उचित मात्रा में मिलने चाहिए। कुछ बीजों को प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, वाटर। बीजों के प्रकीर्णन के समय जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जबकि किसी भी उपापचय क्रिया को जल की परम आवश्यकता होती है। इसलिए अंकुरण से पहले बीजों को जल की आवश्यकता होती है। जल के कारण बीज चोल का हाइड्रेशन होता है तथा बीज जो है ऑक्सीजन और CO2 के लिए परमेबल हो जाती है। जल के अवशोषण बीज पत्र इत्यादि फूल जाते हैं एवं बीज चोल फट जाता है। इससे ऑक्सीजन का प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन जो है सरलतापूर्वक हो जाता है तथा भ्रूण को भी बाहर निकलने में सहायता मिलती है। जल के अवशोषण के फलस्वरूप विभिन्न उपापचय क्रियाएं जैसे विभिन्न संचयी भोज्य पदार्थों का जल अपघटन एवं ऑक्सीकरण, विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण संभव हो पाती है। कुछ बीजों को अधिक समय तक भिगोए रखने पर अंकुरण कम हो जाता है। संभवतः कुछ आवश्यक पदार्थों का निक्षालन इसका एक उदाहरण है। दूसरा है इसमें एरेशन यानी वातन। बीजों के अंकुरण के लिए मृदा का वातन आवश्यक है, जिससे बीजों की ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। विभिन्न जातियों के बीजों की ऑक्सीजन आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, परंतु अधिकांश बीज वायु में उपस्थित CO2 कम स्तर पर ही अंकुरित हो जाते हैं। पादपों की अपेक्षा अंकुरण के समय अधिक आवश्यकता होती है। ऐसा संभवतः बीज चोल की अल्प पारगम्यता के कारण होता है। गहराई में दबे बीज ऑक्सीजन की कमी के कारण अंकुरित नहीं हो पाते। ऑक्सीजन की उपस्थिति से वायवीय शोषण के माध्यम से भ्रूण की वृद्धि के लिए उपयुक्त मात्रा में ऊर्जा मिलती रहती है। चावल के बीज अपवाद है कि वे जल में डूबे रहकर भी अंकुरित हो जाते हैं। संभवतः इनमें अनॉक्सी ग्लाइकोलिटिक तंत्र सक्रिय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा भ्रूण के लिए घातक होती है तथा कभी कभी जो है नेक्रोसिस के कारण बनती है। अपवाद स्वरूप जैंथियम एवं ट्राइफोलियम में CO2 की उच्च सांद्रता अंकुरण प्रतिशत बढ़ाती है। तीसरा फैक्टर है इसमें टेम्परेचर। शुष्क अवस्था में बीजों पर चरम तापमानों का अधिक प्रभाव नहीं होता। भीगे हुए अथवा अंकुरित प्रक्रिया भीगे हुए अथवा अंकुरण प्रक्रिया के दौरान बीज उपापचय रूप से सक्रिय होने के कारण तापमान से बहुत अधिक व शीघ्र ही प्रभावित होते हैं। प्रत्येक पादप के बीजों के अंकुरण के लिए मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर होते हैं, जो भिन्न भिन्न पादपों के लिए अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय पादपों में अनुकूलतम जो तापमान तथा टेम्परेचर जलवायु के पादपों के लिए अनुकूलतम तापमान भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा फैक्टर है इसमें लाइट। प्रकाश की आवश्यकता सभी पादपों के लिए अनिवार्य नहीं है। नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक बीजों को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, वे अंधकार में अंकुरित हो जाते हैं। धनात्मक जो फोटोब्लास्टिक जो सीड होते हैं, को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है तथा अधिकांशतः लाल प्रकाश जो है, रेड लाइट जो इनमें प्रभावी होती है। कुछ बीजों में प्रकाश की अनुपस्थिति या उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता। ये जो है प्रकाश के प्रति असंवेदी होते हैं। प्रकाश जो है संवेदी बीजों में फाइटोक्रोम प्रभावी होता है, जिसके बारे में बीज डोर्मेंसी में आपको बताया जाएगा।
अब मैं आपको जो है प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन के बारे में बताऊंगा। अंकुरण की प्रक्रिया बीजों के द्वारा, प्रोसेस की जो प्रक्रिया है इसमें आपके दो पार्ट कवर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग जर्मिनेशन। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, अंकुरण की प्रक्रिया बीजों द्वारा जल के अंतर्ग्रहण से प्रारंभ होती है। कुछ समय बाद भ्रूण में वृद्धि होती है, बीज चूल फट जाता है, इससे मूलांकुर बाहर निकलता है तथा बाद में प्रांकुर भी बाहर निकलता है। इस बीच कुछ अंतराल होता है जो भिन्न विभिन्न बीजों में भिन्न भिन्न होता है। बीजों को भिगोने के कुछ समय तक अंकुरण बहुत कम होता है, बाद में बहुत तेजी से बढ़ता है। कुछ समय बाद यह अंकुरण प्रतिशत कम होने लगती है। अंकुरण के समय लगभग सभी बीजों में एक समान आकार की परिवर्तन होते हैं। जल योजन के फलस्वरूप पूरा भ्रूण अक्ष फूल जाता है तथा भ्रूण की सक्रिय वृद्धि प्रारंभ होती है। पहले मूलांकुर में वृद्धि होती है तथा वह 24 से 48 घंटों के भीतर बीज चोल को तोड़कर बाहर निकल जाता है। यहाँ तक की अवस्था जो है अंकुरण की प्रथम अवस्था कहलाती है। मूलांकुर विकसित जड़ बनाने लगता है एवं प्रांकुर की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। प्लीमूल की एक बीजपत्रियों में टाइल की वृद्धि होती है, फिर इसमें अंतःपर्व इत्यादि की वृद्धि होने के बाद पहली सामान्य पत्ती बाहर निकलती है। डाइकोट प्लांट्स में बीज पत्रोपरिक में वृद्धि होती है तथा प्रथम पर्ण अध्यक में वृद्धि होती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग जर्मिनेशन, अंकुरण की प्रक्रिया पहले जल के एम्बिबिशन तथा फिर एब्जॉर्प्शन के साथ प्रारंभ होती है। अंतर शोषण बीजों में उपस्थित कोलेटरल पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के कारण होता है। सामान्यतः डाइकोट जो बीज होते हैं में सीड कोट दो परतों से बना होता है। बाहरी मोटी परत गैसों के लिए पारगम्य होती है तथा भीतरी परत में एक परत जीवित कोशिकाओं की अवश्य होती है। जल के अवशोषण के साथ इन परतों की पारगम्यता विशेषकर गैसों के लिए बढ़ती जाती है। बीज में जल अवशोषण के साथ कार्य के स्तर पर जो है निम्न चेंजेस होते हैं। पहला है इसमें कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन, दूसरा बीज में संचित भोजन का जल अपघटन और इसका स्थानांतरण, और तीसरा बीज में पोषक ऊतकों जैसे कि बीजपत्र अथवा भ्रूण पोष में उपस्थित पदार्थों का नवीन कोशिकाओं विशेषकर मूलांकुर एवं प्रांकुर के शीर्ष पर उपस्थित कोशिकाओं के लिए उपयोगी पदार्थों में परिवर्तन। जल अवशोषण के फलस्वरूप कोशिकाओं का आकार बहुत बढ़ जाता है तथा विभिन्न कोशिकाओं में भी जल अंतर्गण होता है एवं उनका आकार व आकृति सामान्य हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मटर के बीजों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आकार में बढ़ जाते हैं, इसमें क्रिस्टल विकसित हो जाते हैं और शोषण दर बढ़ जाती है, जबकि सूखे बीजों में माइटोकॉन्ड्रिया गोल पिंड के समान व क्रिस्टल जो है से रहित होते हैं। अंकुरण के प्रारंभ के साथ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शोषण दर का तीव्र गति से बढ़ना होता है। कुछ समय तक लगातार बढ़ने के बाद शोषण दर स्थिर हो जाती है। यह संभवतः बीज चोल के फटने से ठीक पहले होती है, फिर दोबारा शोषण दर तेजी से बढ़ती है। संभवतः बीज चोल के फटने के बाद अधिक ऑक्सीजन की उपलब्धता से यह तेजी आती है। मटर में प्रारंभ में मुख्यतः अनॉक्सिक शोषण होता है। अनेक बीजों में कुछ एंजाइम जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एस्कॉर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज, बी एमाइलेजेस, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला आदि इत्यादि पाए जाते हैं, परंतु शुष्क बीजों में निष्क्रिय होते हैं। जलावशोषण के साथ ही अनेक ऐसे विकर सक्रिय हो जाते हैं। अनेक बीजों में न्यूक्लिक अम्ल उपापचय का भी अध्ययन किया गया है। कुछ बीजों जैसे अरंडी में जल अवशोषण के तुरंत बाद 30 मिनट के भीतर पॉलीराइबोसोम का संगठन व प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बीजों में मैसेंजर आरएनए पहले से उपस्थित होता है तथा जल अवशोषण के बाद इनमें प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। अनेक बीजों में अंकुरण प्रारंभ होने के बाद डीएनए से मैसेंजर आरएनए तथा इनसे नए विकर व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बीजों में संचित भोजन जैसे कि प्रोटीन है, वसा है, मंड आदि अमीनो अम्ल व विभिन्न विकरों की सक्रियता अंकुरण से संबंधित है। 7 दिन के भीतर ही संचित ऊतकों जैसे कि बीज पत्र व भ्रूणपोष में से प्रोटीन व मंड इत्यादि की मात्रा लगभग आधी रह जाती है। चने में प्रोटीन के जल अपघटन के कारण बीज पत्र में अमीनो अम्ल की तथा मंड के अपघटन से फलस्वरूप विलेय शर्करा की मात्रा काफी बढ़ जाती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।